नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो बहन नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपको इस प्रोग्राम में सियासी खबरों के बारे में बताते हैं और इसराइल की दरिंदगी के बारे में तो आपको बताते रहते हैं, लेकिन जो जुल्म व ज़्यादती करता है, यकीन मानिए कि वो ज़माने में यानी दौर में तबाही व बर्बादी का बायस बनता है और लोगों को तकलीफ़ देने का बायस बनता है। तो हम आज आपके सामने कोई खबर पेश नहीं कर रहे, बल्कि उन लोगों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो गुरूर और तकब्बुर की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ना अल्लाह पर भरोसा होता है, ना खुद पर भरोसा आता है, और वैसे भी अपने आप पर भरोसा करना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपने रब पर भरोसा करना ये अच्छी बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि दीन इस्लाम में तो वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला ना हो, क्योंकि तुम्हारी हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी हैसियत यानी मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, और तुम एक ऐसे ख़तरे से पैदा किए गए हो जो अगर तुम्हारे जिस्म पर पड़ जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान बहुत यानी भड़कता है और अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज होता है, अपने जिस्म पर नाज होता है, अपनी ताकत पर नाज होता है। लेकिन हम मौला अली करमल्लाहु वजह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर जब्त करता है। लेकिन आप देखेंगे हैदराबाद में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं, ख़ासतौर पर सियासी कायदीन के बारे में कहा जाता है कि उनका लब लहजा ऐसा लगता है कि वो नहीं बल्कि कोई फ़िरऔन बात कर रहा हो और फ़िरऔन का से ताल्लुक़ रखने वाला कोई बात कर रहा हो, या फ़िरऔन के तालीमात से मुतासिर होने वाला कोई बात कर रहा हो। उनका लब लहजे में गुरूर और तकब्बुर झलकता है। हद तो ये है कि छोटा गली का लीडर भी अब इस कदर अकड़ कर चलने लगा है, जबकि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं बंदे अली गुड़ा। आप बंदे अली गुड़े का नाम सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर बंदे अली गुड़ा है क्या। असल आपको बता दूं कि बंदे अली गुड़ा बंदला गुड़ा है, जिसे बंदे अली गुड़ा से बंदला गुड़ा कर दिया गया, और वो भी अपने ही लोगों ने, उसी तरह जिस तरह जिया गुड़े को जिया गुड़ा कहते हैं और सईदाबाद को साईदाबाद कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जाता है, उसकी नेकियों को उस तरह जलाकर खाक कर देता है, राख कर देता है, जिस तरह एक सूखी लकड़ी को जब जलाया जाता है तो वो जलकर राख हो जाती है। तो बहरहाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार उम्मत को गुरूर और तकब्बुर की बुराइयों से, उसके गुनाहों से वाकिफ़ करवाया है और उसके खिलाफ तंबीह भी दी है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बंदे अली गुड़ा की बात कर रहे हैं, यानी बंदला गुड़ा की बात कर रहे हैं। वहाँ पर MIM के एक वार्ड मेंबर ने जिस तरह की हरकत की है, मैं समझता हूँ कि अखलाक से गिरी हुई हरकत है, और ऐसा लगता है कि गाड़ी में बैठकर वो खुद को बहुत बड़ा यानी इंसान समझ रहा है। याद रखिए, इंसान बड़ा नहीं होता, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे PM हो, चाहे HM हो, यानी होम मिनिस्टर हो, कोई किसी की कोई अहमियत नहीं है। अगर उनकी सांस बंद हो जाती है तो फिर अंदरूनी चंद घंटे उनको खबर तक पहुंचा दिया जाता है, उनको कब्रस्तान तक पहुंचा दिया जाता है, उनको शमशान तक पहुंचा दिया जाता है। इंसान की यही हकीकत है। तो जब तक सांस है, इंसान को अपने अखलाक और किरदार के ज़रिए एक दुनिया को मुतासिर करना चाहिए, खिदमत खल्क में यानी मसरूफ़ रहना चाहिए, लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहिए, लोगों के साथ हमदर्दी का सलूक करना चाहिए। तो बहरहाल MIM के एक वार्ड मेंबर जिसका नाम ज़की बताया जा रहा है, एरो हॉस्पिटल के करीब एक मामूली सड़क हादसा भी नहीं कह सकते हैं, वो कार में जा रहा था और एक नौजवान तेज़ी से आगे निकल गया, और आप देखेंगे कि उसके बाद गाड़ी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, और ज़की ने वो गाड़ी से उतरकर उस नौजवान को मारना शुरू किया। फिर दो लोग ज़की के जो हामी हैं, दोस्त है, वो वहाँ पर पहुँचे और एक ने बैट से उस नौजवान की पिटाई कर दी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जब अवाम को गुस्सा आएगा तो ना इनका बैट नज़र आएगा, ना इनका बॉल दिखाई देगा। आप क्या कहते हैं? यकीनन ये एक बहुत ही तशवीशनाक खबर है। वीडियोस वायरल हो रहे हैं जैसा कि आपने देखा, और आवाम ने भी देखा। पहले तो आवाम की समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों जो है इतनी बेदर्दी से एक नौजवान को, जबकि उसकी गाड़ी से टक्कर भी नहीं हुई थी, क्यों पीटा गया, उसको क्यों रोका गया। उसकी गाड़ी से जो है वो मतलब है कि वो क्या ताकत बताना चाहते थे, क्या आखिर वो बताना चाहते थे।
तो ये बैटों से इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा था, बेदर्दी से मारा पीटा जा रहा था, पैरों से मारा जा रहा था, बैट से मारा जा रहा था। लोग परेशान थे, लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उछल उछल के लोग, एक तो वो नौजवान अपनी गाड़ी से नीचे गिरा हुआ था जी जी, और फिर उसको लोग उछल उछल के मार रहे हैं। तो यकीनन ये जो है गुंडागर्दी कहीं भी जो है ये चलने वाली नहीं है। हालात जो है ख़राब होते हैं। देखिए, खुदा का गज़ब बहुत ही जो है खौफनाक होता है। अभी तक हम तक जो है इस रियासत तक जो है वो मतलब है कि वो लोग नहीं पहुँचे हैं जो आज यूपी में बैठे हैं, आज महाराष्ट्र में जो लोग बैठे हैं, आज जो आसाम में बैठे हैं, वहाँ पे उन लोगों के जुल्म का अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से। देखिए, अल्लाह मियाँ जब देखता है कि जालिम, देखिए हमेशा कहा गया है कि जब देखता है कि जुल्म बढ़ गया है या नाइंसाफ़ी बढ़ गई है, लोग जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि लोग जो है अब मनमानी करने लगे हैं, तो फिर उन पे जालिम हुक्मरानों को बिठा दिया जाता है। बेशक बेशक। तो अगर इस शहर में इस तरह के वाक़यात अगर बढ़ते जाएंगे, इस तरह से जुल्म बढ़ता जाएगा, इस तरह से बिला वजह ताकतवर लोग जो है जुल्म करते रहेंगे, लोगों पे बिला वजह के जो है जुल्म करते रहेंगे, हम गौरक्षा की वजह से लोगों को मारपीट करते हुए देखते हैं, हुजूम तशद्दुद की हम मज़म्मत करते हैं, हम जो है कहते हैं कि कितनी बेरहमी से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, किसी को दाढ़ी देख के मारा पीटा जा रहा है। हरियाणा की जो है वीडियो सामने आई थी, किसी को जो है जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस तरह के हालात में ये वीडियो जब सामने आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी कौम जा कहाँ रही है आखिर। ये सबसे बड़ा सवाल है और यकीनन ये सोचने वाली घड़ी है कि कहीं हम इस तरह की हरकतों से उन जालिमों को हम पे मुसल्लत करने का रास्ता तो हम वार नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक एक मुसलमान का सवाल है, मुसलमान किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ख़ास तौर पर अपने भाई के लिए वो नरम गोशा रखता है, वो भाई के लिए अपनी इज़्ज़त व एहतराम रखता है। और दूसरी अहम बात यह है कि वो मुसलमान नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उसका मफ़हूम मैं आपको हदीस मुबारक का बता रहा हूँ कि वो मुसलमान नहीं जिसके दिल में अपने मुस्लिम भाई का गम नहीं है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ नाम मुसलमान रख लेने से मुसलमान नहीं होते, अपने किरदार को, अपने अखलाक को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ढालना चाहिए। रहमदिली जो है मुसलमानों का ज़ेवर होना चाहिए और दूसरों की ये एक मदद, खिदमत क़ल्ब, ये मुसलमान की शिनाख्त हुआ करती थी। और आप देखेंगे आज आप गाड़ी में जा रहे हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा यानी तुरम खां समझने लगे हैं। और यकीन मानिए कि ये दौलत, ये शोहरत, ये हुस्न, ये ताकत कुछ ये मुस्तकिल नहीं है, ये इक़्तिदार कुछ मुस्तकिल नहीं है और ये आर्जी है और इस कदर ज़िंदगी मुख्तसर है जो पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएगी। अब अंदाज़ा कीजिए कि आप खुद देख लीजिए, कल आप स्कूल में थे, आज कॉलेज में थे, फिर उसके बाद आपने देखा कि मुलाजिमत में आ गए, फिर उसके बाद अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपके थे, अब बड़े हो गए हैं और आप मौत की तरफ जा रहे हैं। तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने आप में तब्दील लाएँ, अपने आप को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालें, लोगों की मदद करें, लोगों से अखलाक से पेश आए। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अख़यारकुम एहसानकुम अखलाक़न, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक बेहतर हो। तो बहरहाल नाज़रीन, ये वाक़या बहुत ही दर्दनाक है। हमें ये सोचना चाहिए, ये वाक़या हमें एक फ़िक्र की दावत देता है, लम्हे फ़िक्रिया फ़राहम करता है कि आखिर हम किधर जा रहे हैं। और सज्जाद साहब ने जिस तरह कहा है कि अगर तुम इस तरह की रविश अख्तियार करोगे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब उसी तरह के जालिम तुम पर मुसल्लित कर दिए जाएंगे जिस तरह उत्तर प्रदेश, आसाम और शुमाली हिंद के मुसलमानों पर मुसल्लित कर दिए गए हैं। हद तो ये है कि अब शुमाली हिंद में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का एक वाक़या सज्जा साहब, एक लड़की ठहरी हुई है और वहाँ कंवड़ यात्रा जो रहती है वो एक कंवड़ यात्रा में से शामिल एक जलील जो है वो उस लड़की की तरफ भागता है, उस पर जिनसी हमला करता है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि तुम्हारी माँ और बहनों पर हमले हो रहे हैं और तुम इस तरह के झगड़े कर रहे हो, इस तरह का गुरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा कर रहे हो। याद रखो, ना तुम्हें कोई MP बचाएगा, ना कोई MLA बचाएगा और ना ही PM बचाएगा, ना CM बचाएगा। क्यों?
क्योंकि रब की जो अदालत होती है उसमें बस रब का ही फैसला होता है। तो नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से है, और रेवंत रेड्डी के साथ साथ आपको उनके काबीना वज़रा भी और सब जो अहम कायदीन हैं कांग्रेस के, वो जा रहे हैं बिहार, और हो सकता है कि आज दरभंगा में वो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दूं कि जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, रेवंत रेड्डी की जो सियासी यानी होशियारी है और सियासी जो उनकी हिकमत अमली है, उस बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी से लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी लाजवाब कर दिया। आपने देखा कि बीजेपी आरएसएस किस तरह के नारे लगा रहे थे कि, और खुद मोदी जी चीख चीख कर कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, अगर 400 पार हो जाते तो ये आर पार कर देते हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को। लेकिन आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी ने एक नारा लगाया था कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि दस्तूर को तब्दील कर दे, दस्तूर को खत्म कर दे, उसकी जगह कोई और चीज लाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात जो दलितों को हासिल है वो खत्म करना चाहती है। और आपने देखा कि जैसे ही ये नारा हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच गया, दलित यानी चौकस हो गए, और उसके बाद बीजेपी 240 सीटों तक महदूद होकर रह गई। और हाल ये हो गया कि बीजेपी को दो बेसाखियों का सहारा लेना पड़ा, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार। तो हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि सज्जाद साहब, जो वोट अधिकार यात्रा है उसमें चीफ मिनिस्टर की शमूलियत एक नई ताकत और नई तवन्नाई उसे अता नहीं करेगी? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जब एसआईआर के खिलाफ 17 तारीख को यात्रा शुरू की थी वहाँ पे ख़ास तौर पे जो है बिहार में जी, तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यात्रा एक तहरीक बन जाएगी। जब ये लोग निकले यात्रा लेके, और जब आवाम का हुजूम जो है उमड़ता चला गया, और इनकी यात्रा के साथ जब आवाम का हुजूम देखने में आया, तो खुद बीजेपी बौखलाहट का शिकार होकर रह गई है। बीजेपी के जो वहाँ के मुकामी लीडरान हैं, उनके जो उटपटांग बयान आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी खौफ से दो चार हो गई है। क्योंकि बिहार एक बड़ी रियासत है और बीजेपी ये चाह रही थी कि किसी तरीके से बिहार को जीता जाए। अब कांग्रेस का तो यही कहना है, राहुल गांधी का तो एसआईआर भी उसी जो है साजिश का नतीजा थी। वैसे ही बिहार में लोग जो है बीजेपी के खिलाफ हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार की हुकूमत अब पूरी तरीके से ठप होकर रह गई है। लोगों में इतनी इमेज ख़राब हो चुकी है नीतीश कुमार की कि लोग नीतीश कुमार को अब वोट देंगे उसकी गारंटी नहीं है। बीजेपी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी। बीजेपी ये चाहती थी कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को किनारे किया जाए और पूरे पावर के साथ बीजेपी इक़्तिदार में आए। लेकिन और इसके लिए जो है कोशिशें शुरू कर दी गई थी। लेकिन जब एसआईआर के ख़िलाफ़ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक यात्रा जो है शुरू की, तो एक नया इनकलाब साबित हुआ। तो वहाँ हम देख रहे हैं कि इस यात्रा में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। वालिहाना हर गांव में इस यात्रा का वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है और हर जगह लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए उमड़े चले आ रहे हैं। तो ये जो यात्रा आज, उस वक्त ये यात्रा एक नए इनकलाब में तब्दील हो गई जब इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। प्रियंका गांधी के साथ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। अब इस यात्रा की मकबूलियत मुल्क के तूल और अर्ज़ में फैल चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने भी ऐलान किया है कि हम भी इस यात्रा में शामिल होंगे और लोगों के वोट के अधिकार के लिए मुहिम चलाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि आज जो है एक जो है आवाम का एक सेले रवां है, एक जो है इंसानी सरों का समंदर है जो इस यात्रा में देखा जा रहा है। और यकीनन ये यात्रा जैसा कि जो है राहुल गांधी ने शुरू की थी, तेजस्वी यादव की क़यादत में ये यात्रा शुरू की गई थी। तो राहुल गांधी ने कहा था कि वोट का जो हक़ है वो इस शहरी का एक बुनियादी हक़ है और गरीब से गरीब, अमीर से अमीर भी जो है इस हक़ का इस मुल्क में हकदार है और आइन ने उन्हें हक़ दिया है। और ये हक़ जो छीनने की साजिशें की जा रही है, इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हम सड़क पे आए हैं। तो जब ये लोग सड़क पे आए तो लोगों ने भी आके कहा कि यकीनन वोट का अधिकार हर शख्स का अधिकार है और इस अधिकार को छीनने की कोशिशें हो रही हैं और हम इस अधिकार को छीनने नहीं देंगे। तो ये सूरत हाल अब बिहार में हो गई है। देखिए एसआईआर के नाम पे जब इलेक्शन कमीशन ने 1 लाख ऐलान किया था कि जितने वोट हैं
बिहार के आवाम के, वो यहाँ क्लोज, अब नए वोटर आईडी कार्ड आपको दिए जाएंगे, अब आप फिर से नाम दर्ज करवाइए। तो तभी माथा ठनका था अपोजिशन कायदीन का। उन्होंने कहा था कि अभी हाल में तो आम इलेक्शन हुआ है वहाँ पे, एमपी के इंतखाबात जो है अभी हाल में 1 साल हुआ है, एमपी के इलेक्शन हुए हैं, ये अचानक आपको पूरे बिहार के लोगों के वोट जो है वोटर आईडी कार्ड ख़त्म करने का ख्याल कैसे आया? अचानक वोटर आईडी कार्ड ख़त्म करने का ख्याल भी आता है, फिर ये भी कहा जाता है कि अब हम नए कार्ड जारी करेंगे। फिर उसके लिए जो कंडीशनें रखी जाती हैं उसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया जाता है, जिससे लोगों में एक तरीके से गम-ओ-गुस्सा देखा जाता है। फिर जब पहली फहरिस्त जारी की जाती है तो उसमें 65 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं होते, मतलब है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल हुई, इस सूरत हाल ने बिहार में आवाम को एक गुस्से से दो चार कर दिया था, और इस यात्रा में हम उस गुस्से को उमड़ता हुआ देख रहे हैं। और ये गुस्सा, ये गज़ब, ये गैज़, ये गज़ब, ये गुस्सा जो है अब एक इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन पर और मोदी हुकूमत पर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वो वोट चोरी में मुलविस हैं, और चोरी बहुत ख़तरनाक जुर्म है। लेकिन आप देखेंगे कि एक हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि एक गरीब अपने पेट भरने के लिए, जो रोटी के लिए मोहताज है, दाने दाने के लिए मोहताज है, कोई रोटी चुराता है तो उस कदर उसके साथ मारपीट की जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है, यानी उसे मार कर हलाक कर दिया जाता है। लेकिन जो सियासतदान हैं, जो हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए की चोरी करते हैं या फिर वोट की चोरी करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कितनी शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि ये नेशनल शेम है और इस पर सारे हिंदुस्तानियों को गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हुक्मरान तबका है वो अवाम को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहा है, फ़िरका परस्ती का जहर फैला रहा है और हिंदुस्तान को जहर में डुबोने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अवाम उसे मुस्तरद करते जा रहे हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी ने इस यात्रा के बारे में और ख़ासतौर पर SIR के बारे में कहा, सज्जाद साहब, कि ये जो यात्रा उन्होंने निकाली है ये अवामी जद्दोजहद है और लोगों को हक़ रायदही से महरूम करने की SIR एक साजिश है। जबकि तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि NDA का मतलब नो देंगे आधार, यानी नो देंगे अधिकार, यानी हक नहीं देंगे, ये NDA का फुल फॉर्म है। उन्होंने ये बात कही है। तो बहरहाल बिहार से ऐसा लगता है कि इनकलाब बर्पा होगा और मोदी हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है। अगर मोदी हुकूमत का खात्मा ना भी हो तो मोदी को घर का रास्ता बताया जा सकता है, क्योंकि 17 सितंबर 2025 यानी ये आप देखेंगे कि आज अगले महीने की 17 तारीख को मोदी जी पूरे 75 साल के हो जाएंगे। और एक बच्चा जब हमारे मोदी जी जब 75 साल के हो जाएंगे तो फिर उनके पास ये ऑप्शन रहेगा, बीजेपी के पास, को उनके तब्दील किया जाए। और RSS सरबराह मोहन भागवत ने वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी है कि जो भी 75 साल का हो जाए उसे शाल उड़ा दी जानी चाहिए। शाल उड़ा देने का मतलब यह है कि ये आपको ये बताना होता है कि भाई आप 75 साल के हो चुके हैं, अब आप घर जाइए, आराम कीजिए, या नहीं तो फिर यात्रा पर निकल जाइए कोई मजहबी, और फिर पहाड़ियों में घूमिए, या फिर हम फ़कीर हैं और बस्ता डालकर निकल जाते हैं, हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं, वो भी वज़ीर आज़म के लिए बड़ा ऑप्शन है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो बिहार की सियासत है और एक ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा करेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे खुद हमारी रियासत तेलंगाना में, तो अब महकमे मौसमियात ने जो यानी मौसमी सियासी मौसम है उसको देखते हुए अब ये बारिश की भी पेशकशी कर दी है और 29 अगस्त तक ये कहा है कि बारिश का शदीद ख़तरा है और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ पागलपन और जुनून पसंदी का मुजाहरा किया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या वो नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो गया है, या फिर उसे ये यानी खौफ लाहक हो गया है कि दुनिया वाले उसकी हुकूमत को और उसके मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे? मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। कभी वो दरिंदगी की तायद व हिमायत करते हैं और कभी रूस में जंग रुकवाने की कोशिश कर, यानी रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आपको बता दूं कि उन्होंने चीन को धमकी दे दी है कि अगर तुम मैग्नेट्स की फराहमी नहीं करोगे तो तुम पर 200% टैरिफ आयद किया जाएगा।
कितनी अलग बात है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि दुनिया की 90% मैग्नेटिक जो इंडस्ट्री है, वो मकनातीस की सनत है, वो चीन के हाथ में है। और ये जो मैग्नेट्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स और जो जदीद टेक्नोलॉजी है, AI वगैरह में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। और चीन ने जैसे ही अमेरिका ने उस पर टैरिफ बहुत ज़्यादा आयद किए, तो अहम जो मादनियात हैं, यानी रेयर और नायाब जो मादनियात होते हैं और मैग्नेट्स होते हैं, उसको आपको बता दूं कि बरामदी पाबंदियों की फेरिस्त में डाल दिया है। अमेरिका तलमला रहा है और अमेरिका का सामना चीन से है, कोई ऐसे वैसे मुल्क से नहीं है। अमेरिका को यह सोच लेना चाहिए। वैसे भी हिंदुस्तान ने भी अब कल ज़बरदस्त करारा जवाब दिया था, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नहीं दिए थे, क्योंकि वज़ीर आज़म पता नहीं क्यों ट्रंप से डरते हैं या फिर उनकी दोस्ती का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कोई नहीं सख्त बात कही थी, बल्कि विनय कुमार जो हैं रूस में जो हिंदुस्तानी सफ़ीर है, उन्होंने कहा था कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे और किसी को इसमें मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। जहां हमें सस्ता तेल मिलता है हम लेंगे। रूस से हम तेल ले रहे हैं और इसका सिलसिला जारी रहेगा। तो अमेरिका मजीद परेशान हो गया है। जैसे ही ये बयान आया, ट्रंप ने फिर कहा कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई है। अब अंदाज़ा कीजिए ट्रंप का हाल ये हो गया है कि बचपन में ये सुना करते थे कि दो दोस्त थे और स्कूल जाते थे और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अंडा रोटी खिलाया, और जैसे ही अंडा रोटी खाया, जैसे ही आगे बढ़ते हैं कुछ काम होता है, जिस दोस्त ने अंडा रोटी खिलाया था वो कहता है चलो वो मेरा काम करो, नहीं तो फिर मेरा अंडा रोटी निकालो। तो आप अंदाजा कीजिए ट्रंप का ये हाल हो गया। आपका क्या हाल है सज्जा साहब? यकीनन देखिए, आज ट्रंप का बयान आया जिसमें उन्होंने धमकी दी है। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग 100% टैरिफ आयद करने की जो है धमकी देकर रुकवाई है। ये ट्रंप का बयान था। अब दूसरा ट्रंप का बयान ये आया है कि अगर हिंदुस्तान रूस से तेल लेना बंद नहीं करता तो हम 200% टैरिफ आयद करेंगे। चीन पर भी? हाँ, चीन पर भी आयद करेंगे। इंडिया पे तो जो है वैसे ही वो धमकियों पे धमकियां देते रहे हैं। तो बहरहाल जो है आज ट्रंप ने फिर दोबारा ट्रंप का बयान आया है जिसमें उसने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाने की बात कही है और ये भी कहा है कि मैंने 100% टैरिफ आयद करने की धमकी देकर ये जंग रुकवाई थी। तो बहरहाल जो है अब देखिए भुगतना तो पड़ेगा ही। देखिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो है बहुत तेज़ी से अमेरिका की तरफ गए थे। जी। तो देखिए हिंदुस्तान की पॉलिसी कभी भी नहीं रही है अमेरिका या फिर जो है इजराइल से दोस्ती की। हिंदुस्तान हमेशा से जो है रूस का दोस्त रहा है। आप आज़ादी के बाद से ही देखिए, जब दुनिया दो क़ुतबी निज़ाम का हिस्सा बन गई थी तो उस वक्त हिंदुस्तान ने रूस के साथ अपना जो है एक ब्लॉक बनाया था। तो हमारा जो है हमेशा से जो साथ रहा है वो रूस के साथ रहा है और रूस ने पूरी ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान के साथ निभाया है। लेकिन आज अगर इस तरह से जो है हम जो है अपने खारिजा पॉलिसी बदलने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिका के बारे में तो हमेशा कहा गया कि अमेरिका कभी किसी का जो है साथी नहीं होता। जैसा कि अगर हम तारीख उठा के देखें तो 1971 की जंग थी, पाकिस्तान और जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश दो टुकड़े होने जा रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका से बार बार अपील कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के क़ैमे में था। वो बार बार अपील कर रहा था अमेरिका से, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था अमेरिका से, वो अमेरिका से बार बार कह रहा था कि फ़ौरी आओ फ़ौरी आओ। और अमेरिका ये कहता रह गया कि मेरा बहरी बेड़ा आ रहा है, जापान के साहिल पे खड़ा है, पहुंच रहा है। वो बीड़ा पहुंचा नहीं और पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए। तो दोस्ती का नतीजा जो है टुकड़ों की शक्ल में सामने आता है। अब मोदी परेशान है कि जिस मुल्क में जाके उन्होंने ऐलान किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, वही ट्रंप आज मोदी को हर दिन धमकी दे रहे हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो अब भी वक्त है कि हिंदुस्तान जो है अपनी खारिजा पॉलिसी तब्दील करे, अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ बनाए और जो है पूरी संजीदगी के साथ ये देखे कि हम अपनी खारिजा पॉलिसी के ज़रिए कैसे हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी तो कुछ कहते नहीं है और इस
जयशंकर का जो सवाल है उनकी तो आपने हालत भी देख ली है। तो बहरहाल विनय कुमार जो रूस में हिंदुस्तानी सफीर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम जहाँ तेल सस्ता होगा वहाँ खरीदेंगे। और लेकिन एक बात ज़रूर है कि अमेरिकी सदर इस बात के लेकर परेशान है और बरहम है कि हिंदुस्तान न सिर्फ रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि यूरोपीय ममालिक को वही तेल बहुत मुनाफे के साथ फरोख्त कर रहा है, तो उनकी परेशानी बढ़ गई है। लेकिन आपको ये बता दूं, खुशखबरी हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है कि आइंदा हफ्ते चीन में एक इजलास मुनक़िद होने वाला है और वो इजलास ये है कि SCO इजलास उसे कहा जाता है और उस इजलास में 20 आलमी कायदीन शिरकत करेंगे, जिसमें चीनी सदर के साथ साथ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और खुद नरेंद्र मोदी शामिल हैं। अब ये 20 वर्ल्ड लीडर्स जो होंगे वो आप देखेंगे कि किस तरह अमेरिका की जो धमकियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए भी हिकमत अमली तय करने वाले हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है और की भी जाएगी। क्योंकि चीन भी परेशान है, बार बार अमेरिका धमकियां दे रहा है लेकिन चीन उसका मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी ताकत रखता है और जवाब भी दे रहा है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना मुंह बंद रखे हुए हैं, उसी तरह जिस तरह मणिपुर में खवातीन के रेप पर, गिरजाघरों को जलाने पर, तबाही बर्बादी पर और नौजवानों के कत्ल पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। अरे मेरे भाई, अपने मुल्क का मामला है और मुल्क को वो धमकी दे रहा है ट्रंप, तो आप भी धमकी दो ना, क्यों नहीं देते? ये सोचने वाली बात है ना सज्जा साहब। यकीनन ये सोचने वाली बात है कि जब जो है ट्रंप धमकी दे रहा है तो आप भी वाज़ेह तौर पे कहिए कि जो है हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमारी पॉलिसी क्या है, ये वाज़ेह करना ज़रूरी है। और बहरहाल अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के जिक्र के बगैर, उनकी याद के बगैर, उनकी प्यास के बगैर, उनकी भूख के जिक्र के बगैर मुकम्मिल नहीं होती। और आपको ये बता दूं कि वहाँ पर भूख के नतीजे में इसराइल ने जो भूख का हथियार इस्तेमाल किया है, अमेरिका उसकी सरपरस्ती कर रहा है। अब तक 250 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसमें बच्चों की अक्सरियत है। और आपको यही बता दूँ कि मुसलसल इसराइल बमबारी कर रहा है। अब तक 1.5 लाख टन से ज़ायद, यानी 1.5 लाख टन से ज़ायद बम उसने बरसा दिए हैं और सहाफ़ियों की मौत भी हो रही है। 200 के करीब सहाफ़ी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो चुके हैं। और अल नसर हॉस्पिटल पर कल जो बमबारी हुई उसमें 5 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह इसराइल इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन अरब वज़राए ख़ारजा और मुस्लिम वज़राए ख़ारजा की जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई, उसने क्या किया है, इस बारे में हम अपने न्यूज़ प्रोग्राम्स में आपको बताएंगे। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।